आप लोगों को जागरूक करने के लिए बना रहा हूँ मैं। और इस वीडियो की गहराई में इतनी मुझे जानकारी है नहीं, बट जो जानकारी है वो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इस मामले की गंभीरता को समझें और भविष्य में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो आप लोग ये डिसीजन ले सकें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आप लोग डिसाइड कर सकें। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैंने बायोलॉजी जो हाई स्कूल तक ही पढ़ी है, ज़्यादा बायोलॉजी के बारे में डीपली नॉलेज मेरे पास है नहीं। इंटर ग्रेजुएशन मैंने मैथमेटिक्स से की है, कंप्यूटर साइंस से की है, तो उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है मुझे बायोलॉजी का, बट ये है कि थोड़ा बहुत है और थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने अध्ययन किया है, कुछ मैंने प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग इसके बारे में जानें। ये एक बहुत गंभीर समस्या है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए वीडियो है ये, अनमैरिड लोगों के लिए इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ, अगर आप अनमैरिड हो, कल को आपकी भी शादी होगी तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको भी गेन कर लेनी चाहिए, काम ही आएगी। तो ये मैटर है प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, हम ये जाने कि प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है, उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि प्लेसेंटा क्या होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा, ये जो रचना आप देख रहे हो उसमें, ये रचना जो है ये इसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, ये सर्विक्स है। सर्विक्स का मतलब होता है ये जो गर्भाशय होता है ना, उसका मुंह है, ये बच्चादानी का मुंह है, यहाँ से बच्चे की डिलीवरी होती है। ठीक है, तो ये सर्विक्स है और ये प्लेसेंटा है। ये जो प्लेसेंटा है इसका ये काम है कि ये माँ के शरीर से जो भी न्यूट्रिशंस बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, जो भी चाहिए उसको खाने लगता है। तो पेट में जब बच्चा पलता है तो उसके लिए न्यूट्रिशंस, ब्लड और जो भी सप्लाई होती है, कैल्शियम वगैरह, वो सारी सप्लाई ये जो प्लेसेंटा है, ये गर्भाशय की जो इनर स्किन होती है उससे खींचकर और ये नेवल कॉर्ड के थ्रू बच्चे तक सप्लाई करता है। तो ये प्लेसेंटा का काम है। तो प्लेसेंटा जो रचना है ये बहुत अद्भुत रचना है। ये माँ के शरीर से न्यूट्रिशंस को खींच के बच्चे तक पहुंचाता है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, नॉर्मल केसेस में क्या होता है, ये प्लेसेंटा जो है ये हमेशा ऊपर साइड में रहता है, मतलब ये होता है नॉर्मल। इस केस में क्या है, सब कुछ नॉर्मल चलता है और कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी का टाइम होता है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये इधर मार्जिनल टाइप का है, ये मतलब लेफ्ट साइड से थोड़ा सा नीचे या राइट साइड से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ये लेफ्ट राइट साइड से और नीचे, मतलब ये जो बच्चादानी का मुंह है, गर्भाशय का मुंह है, वहां के पास थोड़ा सा पार्शियल कवर करेगा और थोड़ा सा इधर साइड में रहेगा। तो ये हो गया पार्शियल। और ये क्या है, ये पूरी तरह से कवर कर रखा है, ये गर्भाशय का जो मुंह है वो पूरी तरह से कवर कर रखा है। तो ये क्या है, टोटल टोटल प्लेसेंटा प्रीविया है ये। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा प्रीविया की ये ग्रेडिंग है, प्लेसेंटा प्रीविया की ग्रेडिंग है। और इस ग्रेडिंग के हिसाब से जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, मतलब 4 टाइप के प्लेसेंटा प्रीविया होते हैं, वो यहाँ पे दिखाए गए। नॉर्मल प्लेसेंटा, नॉर्मल प्लेसेंटा मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नॉर्मल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटीज रहती है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। दिस इज मार्जिनल प्लेसेंटा। ठीक है, मार्जिनल प्लेसेंटा में क्या होता है, ये इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है। तो मतलब मार्जिनल प्लेसेंटा अगर है तो मार्जिनल प्लेसेंटा आगे चल के प्लेसेंटा प्रीविया भी हो सकता है, और या फिर ये भी संभावना है कि वो आगे चल के नॉर्मल प्लेसेंटा भी हो जाए। तो ये मार्जिनल प्लेसेंटा होता है। तो अगर ये प्लेसेंटा प्रीविया की तरफ मूव होता है तो ये आपके लिए मतलब समस्या क्रिएट करेगा। अगर ये नॉर्मल प्लेसेंटा की तरफ चला जाता है फिर चिंता की कोई बात है नहीं। दिस इज पार्शियल प्लेसेंटा। पार्शियल प्लेसेंटा में क्या है, ये गर्भाशय का लगभग आधा मुंह कवर करेगा, बाद बाकी साइड में ऊपर साइड रहेगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी सेम इसी की जैसी पॉसिबिलिटी है। पार्शियल है तो हो सकता है कि डिलीवरी होने तक ये मूव कर जाए ऊपर साइड में, और ये नॉर्मल तो नहीं बनेगा बट मार्जिनल बन जाएगा। मार्जिनल बनने में भी नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो पार्शियल प्लेसेंटा थोड़ा इससे ज़्यादा रिस्की है, मार्जिनल प्लेसेंटा से ज़्यादा रिस्की है। तो ये हो सकता है कि क्लियर भी हो जाए और हो सकता है कि ना भी क्लियर हो। ये क्या है, ये टोटल प्लेसेंटा है। ये आप कंडीशन देख रहे हो, ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन अगर आपका शुरू में इनिशियल अल्ट्रासाउंड होगा उसमें डिटेक्ट होगा कि आपका नॉर्मल प्लेसेंटा है, तो ये जरूरी नहीं है कि डिलीवरी तक नॉर्मल ही रहे। हो सकता है वो डिलीवरी तक मूव करते करते टोटल प्लेसेंटा हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है वो पार्शियल तक आ जाए, इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। टोटल प्लेसेंटा अगर आपका डिटेक्ट हो गया 5वें महीने में कि आपका टोटल प्लेसेंटा प्रीविया है, तो बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटीज हैं कि वो डिलीवरी के टाइम तक आते आते नॉर्मल की तरफ जाए या पार्शियल की तरफ जाए। अगर वो टोटल प्लेसेंटा प्रीविया है तो ये संभावना है कि वो टोटल ही रहेगा। और इस केस में क्या होता है, ये बच्चादानी का मुंह टोटली कवर करता है, और इस केस में नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी 0% होती है। मतलब नॉर्मल डिलीवरी तो होनी नहीं है, डिलीवरी होगी तो ऑपरेशन से ही होगी। ठीक है, तो ये होता है ग्रेडिंग प्लेसेंटा प्रीविया का। और ये जो है इसको ग्रेड 4 बोलते हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1। ठीक है, तो ग्रेड 1 तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं,
दिस इज ग्रेड 4। सबसे ज्यादा चिंतनीय जो विषय है, जो सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात है, वो होती है ग्रेड 4 प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये जो प्लेसेंटा प्रीविया है ग्रेड 4, ये हमारी वाइफ को हुआ था और ये प्रॉब्लम जो है ये हमने प्रैक्टिकली फेस की है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे, सारी जानकारी देंगे। जनरली क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम आप अल्ट्रासाउंड कराओगे उसमें डिटेक्ट हो जाती है। डॉक्टर आपको बता देगा कि प्लेसेंटा प्रीविया है या नहीं है, अल्ट्रासाउंड में लिख के आएगा कि प्लेसेंटा प्रीविया है या नहीं है, और है तो किस ग्रेड का है। ठीक है, तो ये अल्ट्रासाउंड है प्लेसेंटा प्रीविया का है, लेकिन इसको पढ़ पाना हमारे बस की बात है नहीं, क्योंकि इसके लिए इसके लिए डॉक्टरी का ज्ञान जरूरी है, तो खासकर गायनोलॉजिस्ट ही इसको अच्छे से रीड कर पाता है। ये देखो पोजीशन इसमें दिखाई गई है प्लेसेंटा की। इसमें क्या है, प्लेसेंटा इन करेक्ट पोजीशन, मतलब अपर साइड में प्लेसेंटा है। तो ये क्या है, प्लेसेंटा इन करेक्ट पोजीशन है। और ये क्या है, ये प्लेसेंटा प्रीविया है। ये प्लेसेंटा पूरी तरह से गर्भाशय के मुंह को पूरी तरह से बंद कर रहा है, और इसमें नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी जो होती है, या फिर ऑपरेशन से भी जो डिलीवरी होती है, बट नॉर्मल जो होती है, ठीक, उनमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो बच्चे के बर्थ के 10 से 15 मिनट बाद अपने आप डिलीवर हो जाता है। अपने आप डिलीवर हो जाता है। जैसे ऑपरेशन वाला केस है तो वो अपने आप डिटैच हो जाता है बच्चा दानी से। जो बच्चा दानी की स्किन रहती है, इनर वॉल होती है, उसके साथ ये चिपका हुआ रहता है। और नॉर्मल केसेस की जो डिलीवरी होती है उसमें ये अपने आप ही डिलीवर हो जाता है, निकल आता है यहाँ से, डिटैच हो जाता है। इस केस में ये जो है प्लेसेंटा जो है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी इसलिए हो पाती है क्योंकि ये बच्चा दानी के मुंह पे है, और ये जो प्लेसेंटा है ये बच्चे के लिए न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। अगर ये प्लेसेंटा पहले बाहर आ जाएगा तो बच्चे का स्वस्थ रहना मुश्किल हो जाएगा बच्चा दानी के अंदर। इसलिए इस केस में क्या होता है, इस केस में डॉक्टर के पास एक ही ऑप्शन रहता है, और वो रहता है ऑपरेशन। पहले बच्चे को बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद जो प्लेसेंटा होता है उसको बाहर निकाला जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि हमारे केस में क्या हुआ था। ठीक है, हमारे केस में ये हुआ कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 3 महीने में जो अल्ट्रासाउंड होता है वो हमने कराया, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल आया, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की पूरी संभावना है। फिर क्या हुआ, फिर 5वें महीने फिर से अल्ट्रासाउंड होता है। रूटीन अल्ट्रासाउंड टाइप होता है, जनरली 3 ही करते हैं डॉक्टर, 3, 5 और 8। तीसरे महीने में, 5वें महीने में, 8वें महीने में। और जनरली क्या होता है, 8 महीने के बाद डिलीवरी हो जाती है। नॉर्मल होनी होती है नॉर्मल, सी सेक्शन से होनी होती है तो सी सेक्शन। तो 5वें महीने का जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें भी डॉक्टर ने देखा, सब कुछ बोले कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड कराने के लगभग 6-7 दिन बाद ही अचानक से क्या हुआ, मेरी वाइफ को ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग हुई तो काफ़ी चिंता का विषय था, क्यों हुई ब्लीडिंग। तो हम इनको अस्पताल लेके गए। अस्पताल लेके गए तो उन्होंने जो नॉर्मल दवाई ववाई होती है, इंजेक्शन वगैरह होते हैं, वो उन्होंने किया ट्रीटमेंट। उन्होंने फिर हमारी वाइफ को ऑब्जर्वेशन में रखा 4-5 घंटे के लिए। 4-5 घंटे ऑब्जर्वेशन रखने के बाद बोले ठीक है, इनको आप ले जाइए। हम उनको घर ले आए। घर ले आए और ब्लीडिंग बंद हो गई। 2 दिन बाद फिर क्या हुआ, फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो फिर हम डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने फिर से देखा, थोड़ा मामले को गंभीरता से लिया और बोले कि एक काम कीजिए, आप अल्ट्रासाउंड करा के लाइए इनका। तो हम जब अल्ट्रासाउंड करा के ले गए तो डॉक्टर साहब ने देखा और बोला आपका प्लेसेंटा जो है वो मूव हो गया, और ये प्लेसेंटा प्रीविया का केस हो गया। अभी ये बहुत सीरियस केस है। और इस केस में क्या है, एक तो ब्लीडिंग होती रहती है, और ब्लीडिंग कभी भी बढ़ भी सकती है, और ये भी बोले कि कभी भी डिलीवरी होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब इमेच्योर डिलीवरी जिसे हम बोलते हैं, वो कभी भी हो सकती है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इनको ऐसी जगह रखना कि अगर कुछ भी इमरजेंसी हो तो इनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। डॉक्टर ने बताया कि प्लेसेंटा प्रीविया ग्रेड 4 है। ग्रेड 4 जो होता है प्लेसेंटा प्रीविया का, वो सबसे मतलब खतरनाक वाला ग्रेड होता है। तो उन्होंने ये बोला कि इसमें ब्लीडिंग होती है, और कभी भी ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग ऐसी होती है कि अगर आधे घंटे के अंदर मतलब ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो दिक्कत हो जाएगी, पेशेंट को बचाना भी मुश्किल हो सकता है। तो हमने कई अपने करीबी लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर किया, तो कई लोगों ने हमें ये सजेस्ट किया कि ये मतलब काफ़ी डेंजरस है, और बेहतर होगा कि आप बच्चे मतलब अवॉइड करा दीजिए। तो जब हमने इसके बारे में मतलब अपनी वाइफ से डिस्कस किया, तो होता क्या है, बच्चे की जो हार्ट बीट है वो लगभग 3 महीने में आ जाती है। 3 महीने में हार्ट बीट आने के बाद क्या है, लगाव हो जाता है माँ और बच्चे के बीच में। तो मैंने जब मेरी वाइफ से कहा कि मतलब अवॉइड कराने के बारे में, जब उससे डिस्कस किया, तो उसने एकदम स्ट्रेट वे मना कर दिया। बोला नहीं, मैं अवॉइड नहीं कराऊंगी, चाहे इसका कुछ भी रिजल्ट हो। उसे ये पता था कि ये डेंजरस है, मतलब लाइफ का भी खतरा है इसमें, लेकिन उसने फिर भी इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। बोला कुछ भी हो, मैं अवॉइड नहीं कराऊंगी, बस ऐसे करके हम, तो फिर ठीक है, हमारा भी डिसीजन वही था साथ में। तो फिर हमने कंटिन्यू किया इसको, बस थोड़ा सा मतलब मामले की गंभीरता को हमने समझा, और आगे की जो डिसीजन है उस हिसाब से लिए हमने। ब्लीडिंग के बारे में लोगों का अलग अलग परसेप्शन रहता है। जनरल परसेप्शन ये रहता है ब्लीडिंग के बारे में कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हो रही है तो लोग ये सोचते हैं कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए,
बच्चे में मतलब उसके कोई बॉडी पार्ट में कुछ डिफेक्ट ना हो, इस टाइप की जो परसेप्शन रहती है, जनरल परसेप्शन रहती है, लोगों को ऐसा लगता है। हमारे केस में भी ऐसे ही था, हमें भी थोड़ा सा ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा कुछ ना हो। तो जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने इसको चेक किया, तो उसमें रिजल्ट ये निकला कि जो बच्चादानी थी वो पूरी तरह से मतलब सुरक्षित थी, उसमें से कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत क्या थी, जो हमारी फर्स्ट मतलब डिलीवरी हुई थी बच्चे की, पहला बच्चा जो हमारा हुआ था वो ऑपरेशन से हुआ था। तो उसके जो स्टिचिंग थी, वो स्टिचिंग में खिंचाव की वजह से उसमें थोड़ा सा हो गए थे जख्म, उसकी वजह से वो ब्लीडिंग हो रही थी। तो डॉक्टर ने हमें क्लियर किया कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो कोई चिंता की कोई बात नहीं है, आप टेंशन फ्री रहो और प्रेगनेंसी आराम से कंटिन्यू कर सकते हो, बस इनकी थोड़ी देखभाल करनी है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इस प्रॉब्लम के आने के बाद अगर 5वें महीने या 6वें महीने में या कभी भी प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से ब्लीडिंग हुई है, तो सबसे मेन चीज़ जो हमें डॉक्टर ने बताई थी वो ये थी कि कंप्लीट बेड रेस्ट, पूरी तरह से बेड रेस्ट देना है। कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है वजन उठाने वाला या चलने फिरने वाला जिससे कि समस्या बढ़े। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि बेड रेस्ट मतलब बेड रेस्ट। हमने इनको बेड रेस्ट कंटिन्यू रखा और टाइम टू टाइम जो मेडिसिन इनको देनी थी वो दी, और इस वजह से क्या हुआ, हमारा टाइम कटता गया और ब्लीडिंग फिर मतलब आगे नहीं हुई, ब्लीडिंग नहीं हुई। हमने कैसे भी करके हमें टाइम काटना था। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि ट्रैवलिंग नहीं करनी है, कहीं भी जाना आना नहीं है, बस इनको बेड रेस्ट देना है और यहीं रखना है। अब हम जहाँ पे थे उस समय, वहाँ पे क्या है, उस टाइम ये फैसिलिटी नहीं थी जो फैसिलिटी चाहिए थी। डॉक्टर ने ये बोला जब भी इनकी डिलीवरी कराओगे आप, तो एक चीज़ इंश्योर करना, क्या इंश्योर करना, जहाँ भी डिलीवरी होगी वहाँ पे ब्लड बैंक होना बहुत ज़रूरी है, आईसीयू होना बहुत ज़रूरी है और एनआईसीयू होना बहुत ज़रूरी है। ये जो 3 चीज़ें हैं, आईसीयू, एनआईसीयू एंड ब्लड बैंक, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वहाँ होनी चाहिए, उसी जगह डिलीवरी कराना आप। हमारे केस में क्या था, हम जहाँ पे थे वहाँ ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तो हमें ट्रैवल करना हमारी मजबूरी थी। हालांकि डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी हमने ट्रैवल किया और पूरी सावधानी के साथ किया। हमारी गाड़ी में पीछे वाली सीट पूरी तरह से फोल्ड हो जाती है, लेटने की व्यवस्था थी, उसमें हमने डबल गद्दे बिछाए उसमें मोटे वाले बढ़िया से। उसके बाद इनको लिटा के और 30, 35, 40 की स्पीड हार्डली रही होगी हमारी गाड़ी की, उस स्पीड पर लेके हम इनको लखनऊ के एक अच्छे अस्पताल में ले गए। वहाँ ले जाने के बाद जब हमने इनको दिखाया वहाँ पे, तो डॉक्टर को जैसे ही उसने पुरानी रिपोर्ट्स देखी, अल्ट्रासाउंड देखा, उसने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत उसी दिन एडमिट कर लिया इनको। 8 महीने लगभग कंप्लीट हो चुके थे और 9वें महीने का पहले ही दिन था जिस दिन इनको वहाँ पे एडमिट कर लिया। और एडमिट करने के बाद उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन रखा, इनको पूरा जो भी मेडिसिन होनी थी वो मेडिसिन दी, इंजेक्शन जो रिक्वायर्ड थे वो दिए। और उन लोगों का मैक्सिमम कोशिश ये रहता है अस्पताल में, क्योंकि वहाँ सारी सुविधाएं तो हैं, तो कुछ भी इमरजेंसी आएगी तो वो टैकल कर लेंगे, ये उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो रहता ही है। तो उनका मैक्सिमम ये मोटो रहता है कि कैसे भी करके बेबी जितना मैच्योर अंदर हो सकता है, बच्चादानी में हो सकता है, उतना बाहर नहीं हो सकता। तो वो ये कोशिश करते हैं कि बेबी जितना ज़्यादा मैच्योर होना हो जाए, उसके बाद जितना मतलब प्रेगनेंसी खींचा जा सके। 9 महीने अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी ये कोशिश रहती है। और उससे पहले कुछ इमरजेंसी उन्हें लगेगी, क्योंकि वो डेली की डेली उस चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि आज क्या स्थिति है। हर 2-3 घंटे बाद वो बच्चे की हार्ट रेट, उस बच्चे की माँ का बीपी, पल्स, सब सारी चीज़ें चेक करते रहते हैं। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं थी, हमने इनको बहुत सुरक्षित जगह पहुंचा दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने लगभग 20 दिन एडमिट रखा। 20 दिन एडमिट रखने के बाद जब उनको लगा कि हाँ अब इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा हमें, तो उन्होंने फिर ऑपरेशन के लिए कंटिन्यू किया और आगे चल के उन्होंने ऑपरेशन किया। तो डॉक्टर इनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर में जिस दिन ले गए उसके पहले डॉक्टर्स ने हमें ये बोला था कि आप ब्लड बैंक में इनका ब्लड ग्रुप जो है वो कंफर्म कर लो, हमें 8 बोतल ब्लड की जरूरत पड़ेगी, मतलब पड़ सकती है, ऐसा उन्होंने बोला कि 8 बोतल ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो भी चढ़ाई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्लड बैंक में पहले से ही कंफर्म करके रखना है। तो वो हमने किया। ऑपरेशन होने से पहले डॉक्टर ने हमें ये भी बताया था कि ये जो प्लेसेंटा प्रीविया है ये क्या है, लगभग 500,000 केसेस में एक आध केस ऐसा होता है जिसमें प्लेसेंटा जो है वो गर्भाशय की जो स्किन होती है, इनर वॉल होती है, उससे पूरी तरह से चिपका रहता है। तो कई सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि वो मतलब हटता नहीं है, वो हटता नहीं है, पूरी तरह से चिपका रहता है, जिसकी वजह से अगर उसको हटाने की कोशिश की जाएगी तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। और तो एक्सेसिव ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि जो पेशेंट रहता है, जो मतलब बच्चे की माँ रहती है, उसको लगातार ब्लड चढ़ाना पड़ता है पूरे ऑपरेशन के दौरान। डॉक्टर ने हमें बताया कि प्लेसेंटा प्रिया जो केस है इसमें ऑपरेशन के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे की माँ है उसके गर्भाशय के साथ में जो प्लेसेंटा रहता है वो बहुत बुरी तरह से अटैच रहता है। तो हो सकता है उसको निकालने के लिए मतलब कई बार ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि हमें मतलब इनका यूट्रस निकालना पड़े। तो डॉक्टर ने ये चीज़ हमें पहले ही बता दी थी। तो हमारे केस में ऐसा ही हुआ। ये जो ऑपरेशन चल रहा था इसमें 4 स्पेशलिस्ट और 2 सुपर स्पेशलिस्ट लगे हुए थे, और ड्यूरिंग ऑपरेशन 6 बोतल
6 बोतल ब्लड मतलब इस्तेमाल हुआ और 5 बोतल प्लेटें जो रहती हैं प्लेटलेट ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी इस केस में। तो क्या हुआ, डॉक्टर ने प्लेसेंटा जो है वो मतलब इतनी बुरी तरह से चिपका हुआ था इनर वॉल से, गर्भाशय के इनर वॉल से इतनी बुरी तरह से चिपका हुआ था कि उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो ही रही थी। तो डॉक्टर्स ने फिर ये डिसाइड किया कि ये जो प्लेसेंटा है ये तो निकलेगा नहीं, इसके लिए इनका यूट्रस ही निकालना पड़ेगा इनकी जान अगर बचानी है तो इनकी जान बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन करके इनका यूट्रस निकाला। और बाद में डॉक्टर्स ने ये भी बताया जो ये प्लेसेंटा प्रीविया है, ये प्लेसेंटा प्रीविया ना होकर उससे और ऊपर वाली जो स्टेज रहती है प्लेसेंटा एक्रीटा, तो ये प्लेसेंटा एक्रीटा में कन्वर्ट हो गया था। और प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होता है, जो गर्भाशय की वॉल होती है, इनर वॉल होती है, प्लेसेंटा उसके साथ बुरी तरह से चिपक जाता है, मतलब उसमें धंस जाता है, अंदर का धंस जाता है बुरी तरह से। इस चक्कर में उसका निकलना तो पॉसिबल होता नहीं है। तो उस केसेस में क्या होता है, यूट्रस निकालना ही एक ऑप्शन बचता है डॉक्टर्स के पास। तो जब ये ऑपरेशन थी तो ऑपरेशन के दौरान इनको 4 बोतल खून चढ़ाया जा चुका था और 3 बोतल प्लेट्स जो रहती प्लेटलेट्स वो चढ़ाएंगे। ये देखो इस फिगर के माध्यम से हम आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि मतलब प्लेसेंटा किस तरह से मतलब इनर वॉल जो रहती है ना बच्चेदानी की, उसमें किस तरह से धंस जाता है। ये नॉर्मल प्लेसेंटा प्रीविया है, ठीक है। और ये प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा और प्लेसेंटा परक्रीटा। तो ये हमारे केसेस में क्या था, ये प्लेसेंटा एक्रीटा था। ये प्लेसेंटा जो है वो इनर वॉल जो रहती है गर्भाशय की उसमें इस तरह से अंदर की तरफ मतलब धंस जाता है। और इसमें इनक्रीटा उससे भी ज्यादा डेंजरस रहता है और परक्रीटा सबसे ज्यादा डेंजरस रहता है। ये 4 कंडीशन रहती है प्लेसेंटा की, प्लेसेंटा प्रीविया की। और ये प्लेसेंटा प्रीविया जो नॉर्मल वाला होता है वो ये होता है। उसके बाद एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा। हमारे केसेस में एक्रीटा था, 4 बोतल ब्लड चढ़ाया गया। उसके बाद इनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद फिर से 2 बोतल ब्लड चढ़ाना पड़ा, वहाँ आईसीयू में इनको चढ़ाया गया। और उसके बाद फिर प्लेटें भी चढ़ाएंगी। ऐसे करके कुल मिला के 6 बोतल ब्लड चढ़ाया गया इनको और 5 बोतल प्लेटें चढ़ाएंगी। 4 हमारे दोस्त आए, 4 दोस्त आए, उन लोगों ने वहाँ पे ब्लड डोनेट किया, तब जाके ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी हुई। और ऑपरेशन बहुत ज़्यादा मतलब टेंशनाइज करने वाला था और बहुत ज़्यादा हेक्टिक था हमारे लिए, तो बहुत मतलब चिंता का विषय बना हुआ था। और लगभग 3 साढ़े 3 घंटे तक ऑपरेशन चला। डॉक्टर्स को लगता था कि ये केस थोड़ा सा सीरियस है, तो उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह पहले नंबर इनको ही मतलब ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 8 बजे इनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए और 11 साढ़े 11 बजे के आसपास इनको वहाँ से बाहर आईसीयू में शिफ्ट किया गया। सबसे अच्छी बात यह रही कि दोनों लोग स्वस्थ हैं आराम से, और बच्ची जो हुई वो भी पूरी तरह से स्वस्थ है। और डॉक्टर्स ने हमें फिर बाद में सजेस्ट किया कि ऐसा नहीं कि ऑपरेशन हो गया दोनों लोग स्वस्थ हैं तो सारी चीज़ें भूल जाओ, घर पे जाकर इनको प्रॉपर रेस्ट देना जितना भी हो सके, कम से कम मिनिमम 3 महीने तक तो बेड रेस्ट दो ही दो। उसके बाद भी इनको हैवी वेट नहीं उठाना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, और कई सारे मतलब उन्होंने बताया ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और मेडिसिन को भी बोला कि मेडिसिन भी लगभग 15 दिन तक की मेडिसिन उन्होंने दी थी, वो कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद भी जो है ना आयरन कैल्शियम की टैबलेट वो कंटिन्यू रहेंगी लगभग 1.5-2 महीने तक। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। 4 दिन तक अस्पताल ने हमें वहाँ रखा, मतलब हमारी वाइफ को वहाँ रखा, एडमिट करके रखा। और 5वें दिन उन लोगों ने हमें डिस्चार्ज किया। 5वें दिन हमने एम्बुलेंस वहाँ पे किराए की। एम्बुलेंस किराए करने के बाद इनको मैं घर पे लाया। अब ये समझ लो 5 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद जब मैं इनको घर पे लेके आया, और लेके किस पे आया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है जो, उस पे लेके आया। उसके बारे में आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें गाड़ी के डैशबोर्ड पे पानी से भरा हुआ गिलास रखते हैं ना, तो वो भी छलकता नहीं है, इतना बढ़िया एक्सप्रेस वे है समझ लो आप। और उस एक्सप्रेस वे पे जब एम्बुलेंस चल रहा था ना, तो उसमें भी ये समझ लो इतने धचके लग रहे थे, इतने ज़्यादा पहुँची लग रही थी कि इनके पेट में जो टाँके लगे हुए थे ना, स्टिचिंग जो हुई थी उसमें दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। पूरे रास्ते में इनके पेट को मतलब पकड़ के हाथों से, दोनों हाथों से इनके पेट को इस तरह से पकड़ के लाया कि इनका पेट बिल्कुल हिले ना, फिर भी हिल रहा था। ये समझ लो इतनी दिक्कत हो रही थी पूरे रास्ते, जैसे जैसे वो रास्ता हमने कवर किया हम ही जानते हैं। अब समझ लो मुझे जब इतनी दिक्कत हो रही थी तो सामने वाले को कितनी हो रही थी जिसके पेट में टाँके लगे हुए थे उसको। तो वो लगभग 100 किलोमीटर का रास्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। फिलहाल सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। कुल मिला के इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को जागरूक किया जा सके। अगर किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहली बात टेंशन ज़्यादा ना लें, और दूसरी बात इसको बिल्कुल लाइटली भी ना लें। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है अल्ट्रासाउंड में तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सीरियस रहें, मतलब जान का खतरा बन के भी ये समस्या आ सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपकी वाइफ को है तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे अस्पताल में जाएं जहाँ पे ये सुविधा हो, आईसीयू, एनआईसीयू और ब्लड बैंक। इस चीज़ को जरूर इंश्योर करें 100%। दूसरी बात रही प्राइवेट अस्पतालों की, तो प्राइवेट अस्पताल वाले पूरी तरह से लूटते हैं। उन्हें अगर पता चल गया ऐसा कुछ केस है तो वो आपको, सहानुभूति तो उनमें होती नहीं है, ये चीज़ तो आप रख ही दो, सहानुभूति होती नहीं है। वो आपसे बस ये चाहेंगे कि ये मोटी मछली फंस गई है, इसको जितना चाहो उतना लूट लो। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, जहाँ पे सुविधाएं अच्छी हों, अगर कहीं सरकारी अस्पताल मिल जाता है अच्छे डॉक्टर्स वाला तो बहुत अच्छा है ये आपके लिए।
आप कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचाएँ अपने पेशेंट को और वहीं पे कराएँ। कोशिश करें कि प्राइवेट अस्पतालों से बच के रहें। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है, आपको लगता है कि नहीं है कुछ आपके पास ऑप्शन, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतनी जानकारी काफ़ी है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया है उसको प्रेस करें। इस तरह के अपडेट्स, इस तरह की जानकारी ये सारी मिलती रहेगी। साथ में आपके मनोरंजन का भी हम पूरा ख्याल रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।